हम बात करने वाले हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये जो आपको तीन शब्द दिख रहे हैं, इनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मानक का अर्थ होता है आपकी मानक परिस्थितियां, अर्थात आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 298 केल्विन। जो आपका प्रेशर होना चाहिए अर्थात दाब होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए या 1 एटमॉस्फेरिक होना चाहिए। ओके, और जो आपका कंसेंट्रेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलरता होनी चाहिए। ओके, तो ये होती है आपकी मानक परिस्थितियां। उसके बाद आपका शब्द आ रहा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब कि यहाँ पर हमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होगी। देखिए, जैसे कि हमें जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक की छड़ लाते हैं और उसे जिंक के विलयन में डुबो देते हैं, तो वहां जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाता है। जैसे मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड चाहिए तो मैं कॉपर की छड़ लेता हूँ और उसे कॉपर के विलयन में डुबो देता हूँ, तो मुझे कॉपर का इलेक्ट्रोड प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यदि मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना होगा, एक हाइड्रोजन की छड़ लाना होगा और उस हाइड्रोजन की छड़ को उसी के विलयन में डुबा देना होगा। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है। हाइड्रोजन एक गैस होने के कारण यह इसकी छड़ हम नहीं पा सकते। बाजार में तो क्या कहीं भी इसकी छड़ नहीं मिलती है। अब बात आती है इसका हम इलेक्ट्रोड फिर बनाएंगे कैसे, तो देखिए इसके लिए हम जुगाड़ क्या करते हैं, हम एक प्लेटिनम का तार लेते हैं। क्या लेते हैं, एक प्लेटिनम का तार लेते हैं। और इस प्लेटिनम के तार से एक क्या लगा रहता है, इस प्रकार से एक प्लेटिनम की प्लेट लगी रहती है। ये किसकी प्लेट है, आपकी प्लेटिनम की प्लेट लगी रहती है, जिसमें कि हम क्या कर देते हैं, ब्लैक पोत देते हैं या लेपित कर देते हैं। अब ये जो व्यवस्था है इसे हम एक पात्र के भीतर करते हैं। एक पात्र के भीतर करते हैं और उस पात्र के भीतर क्या भरा रहता है, आपका HCl भरा रहता है। क्या भरा रहता है, आपका HCl भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, HCl भरा हुआ रहता है। अब क्या रहता है, ये जो आपकी संपूर्ण व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम एक जैकेट द्वारा जोड़ देते हैं, जैकेट द्वारा ढक देते हैं। ये हो गई आपकी जैकेट। क्या हो गई, आपकी एक जैकेट हो गई। इस प्रकार से जैकेट द्वारा क्या करते हैं, हम इस प्लेटिनम की जो आपका तार है इसे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, जो आपका जैकेट है ना, इससे पार्श्व नली इस प्रकार से लगी रहती है। क्या लगी रहती है, पार्श्व नली इस प्रकार से लगी रहती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, वो भी 298 केल्विन ताप पर, 1 बार दाब पर। और यदि HCl की जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोल था, मतलब कि HCl के कितने मोल होने चाहिए, 1 मोल होने चाहिए कुल 1 लीटर जल में। तो ये आपका HCl इस जैकेट के भीतर रहता, केवल कहाँ रहता है, इसके बाहर उपस्थित रहता है। तो हो गया आपका HCl बाहर रह जाएगा, तो ये HCl आपका बाहर रहता है। ये हो गया। इसकी जो सांद्रता रहती है वो कितनी रहती है, 1 मोलर रहती है। हम H2 को 298 केल्विन ताप और 1 बार दाब पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। ये कौन सी तार हो गई, आपकी प्लेटिनम की तार हो गई। और ये क्या हो गया, आपका प्लेटिनम की प्लेट हो गई। ये किसकी प्लेट है, आपके प्लेटिनम की प्लेट है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो इस प्लेटिनम की जो आपकी प्लेट है यहाँ पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो इस प्लेटिनम की प्लेट पे क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि अधिशोषित हो जाती है। और देखिए ये जो प्लेटिनम की प्लेट है ना, यहाँ पर कुछ छिद्र भी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, कुछ छिद्र भी लगे रहते हैं यहाँ पर नीचे, जहां से क्या निकलती है, आपकी हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में ऐसे निकलती है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ऐसे बुलबुलों के रूप में निकलती है। ऐसा। तो ये हो गया इसका संपूर्ण डायग्राम। देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन की छड़ चाहिए। अब हाइड्रोजन छड़ होती नहीं तो इसके हमने क्या जुगाड़ के, हमने एक प्लेटिनम की तार लिए और उस प्लेटिनम की तार से प्लेटिनम की प्लेट को जोड़ दिया। इस प्लेटिनम की प्लेट को हमने तार सहित एक जैकेट द्वारा ढक दिए, जिस जैकेट से एक पार्श्व नली जुड़ी रहती है, जहां से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इन सभी परिस्थितियों में यहाँ पर क्या भरा रहता है, आपका HCl का विलयन भरा रहता है। अब हम जैसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते तो हाइड्रोजन गैस जैकेट के भीतर आ गई, तो ये क्या निर्मित हो गया, हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड निर्मित हो गया। कैसे, देखिए हाइड्रोजन का विलयन है HCl, किसका विलयन है, हाइड्रोजन का विलयन है, तो वो भी है। साथ ही साथ आप इसे एक प्रकार से हाइड्रोजन की छड़ बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन गैस अंदर प्रवेश करती है तो ये जो है ना आपका प्लेटिनम की प्लेट, वहां पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है आपके हाइड्रोजन की गैस। तो एक प्रकार से ये जो आपकी रॉड है, ये जो आपकी छड़ है, जो प्लेटिनम की तार है, जो प्लेटिनम
का जो प्लेट है किसकी भांति व्यवहार करने लगती है, आपकी हाइड्रोजन की छड़ की भांति व्यवहार करने लगती है। और ना ये जो आपकी प्लेटिनम की प्लेट है इसकी सीधे में मतलब यहाँ पर कुछ छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? कुछ छिद्र होते हैं। तो हाइड्रोजन का हम जितना भाग भेजते हैं ना उसमें से जो आपका कुछ भाग यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ भाग ऐसे बुलबुलों के रूप में निकल जाता है। तो ये हो गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम और ये हो गई इसकी संरचना। अब हम देखेंगे कि ये कार्य किस प्रकार से करता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम उपयोग क्यों करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हम उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें किसी भी धातु का क्या ज्ञात करना रहता है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना रहता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था हम जिंक का इलेक्ट्रोड ज्ञात नहीं कर सकते, कॉपर का इलेक्ट्रोड ज्ञात नहीं कर सकते ई सेल के मान से, क्योंकि ई सेल के मान दोनों का अंतर बताया, दोनों का फिक्स मान नहीं बताता। तो उसी का मान ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। हाँ, तो देखिए काम किस प्रकार से करता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये क्या हो गया, आपका हो गया जिंक की छड़ हो गई, ये आपकी जिंक की छड़ और ये आपका जिंक सल्फेट का विलयन है। अब ये क्या हो गया, आपका पात्र हो गया जिसमें क्या भरा हुआ है, आपका CuSO4 भरा हुआ है और यहाँ पर क्या है, आपका इलेक्ट्रोड है। और ये आपस में गैल्वेनोमीटर द्वारा इस प्रकार से जुड़े हुए। अब मुझे जिंक का भी क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है और कॉपर का भी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। अब मैं वो किस प्रकार से कर सकता हूँ, देखिए हम क्या करेंगे, यदि मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड ज्ञात करना है तो देखिए जिंक का क्या निकलेगा हमारा, क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है तो ई ऑक्स निकलेगा, जबकि जो आपका ये है कॉपर सल्फेट है वो क्या करे, उसका क्या निकलेगा, ई रेड निकलेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर की छड़ क्या करती है, अपचयन करती है। हाँ, कुछ बातें जो कि आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में याद रखनी है। क्या इसके जो विभव माना जाता है वो कितना माना जाता है, 0 वोल्ट माना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है वो कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है और संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिनके हमें विभव का मान पहले से क्या होता है, ज्ञात होता है। तो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। कई बार एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खालिस्तान इलेक्ट्रोड है, तो क्या लिखना है, संदर्भ। उसके बाद इसका जो विभव माना जाता है, इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है वो कितना मानता है, 0 माना जाता है। जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो आपके एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है, कैथोड की भांति। जैसे कि यहाँ कॉपर की जो छड़ है वो केवल किसकी भांति व्यवहार करती है, कैथोड की। जिंक की छड़ किसकी भांति व्यवहार करती है, एनोड की। लेकिन जो आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है वो एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है, कैथोड की भांति भी। वो कैसे, देखिए जो आपकी हाइड्रोजन गैस रहती है वो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगी, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगी और 2H+ के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए H2 का क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, आपका ऑक्सीकरण कर लिया। मतलब ये इलेक्ट्रोड एनोड की भांति व्यवहार कर सकता है, क्योंकि एनोड क्या होते हैं, जो कि ऑक्सीकरण करते, और हाइड्रोजन गैस भी ऑक्सीकरण कर सकती। मतलब जो है आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। यदि हम बात करें कैथोड की, तो देखिए जो आपका हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेता है, आपका H2 बना लेता है। मतलब क्या होता है कि ये कैथोड की भांति व्यवहार कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हो अपचयन करते हैं और जो अपचयन करते हो कैथोड कहलाते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रहता है वो एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है और कैथोड की भांति भी कार्य कर सकता है। हाँ, अब मुझे स्पेसिफिकली किसका ज्ञात करना था, जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना था। तो मैं जो आपका कॉपर सल्फेट है ना, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, इसका जो आपका इलेक्ट्रोड है, इसे मैं हटाकर किसका इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा दूंगा। किसका इलेक्ट्रोड लगा दूंगा, आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा दूंगा। मानक हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दूंगा। यहाँ पर क्या भरा रहेगा, आपका HCl भरा रहेगा। अब देखिए क्या होगा, जो आपका जिंक है, यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जिंक है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और Zn2+ के रूप में कहां पर चले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा जिंक, 2 और Zn2+ के रूप में विलयन में चला जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस मार्ग द्वारा यहाँ पर आएंगे। अब हम सभी जानते हैं, जो जैसा कि जिंक और जब हम डिनर से पढ़े थे तो यहाँ से Cu2+ आया था और इसे ग्रहण किया था। तो उसी प्रकार से विलयन में आपका HCl मतलब H+ भी होगा, Cl- भी होगा। तो क्या होता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए जो आपका 2H+ है, जो आपका विलयन में उपस्थित जो 2H+ है वो आता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है और क्या बना लेता है, आपका H2 बना लेता है। क्या बना लेता है,
H2 बना लेता है। अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया, इसने ग्रहण करने, बीच में लवण सेतु भी लगा रहता है इस प्रकार से आपका। ओके, तो इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की विपरीत क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा क्या आ गई आपकी, इस साइड में आ गई। अब जैसे विद्युत धारा बहना स्टार्ट होगी तो जो आपका गैल्वेनोमीटर वो क्या बताएगा, आपका विक्षेप बताएगा। ओके, तो गैल्वेनोमीटर जो विक्षेप बताएगा वो मैं मान लेता हूँ कितना, आपका 40 है। गैल्वेनोमीटर जो विक्षेप बताएगा वो कितना मान लेता हूँ मैं, 40 है। अर्थात गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, ई सेल। अर्थात उसने ई सेल का मान हमें दे दिया 40। तो ई सेल का फॉर्मूला कितना होता है, ई रेड माइनस ई ऑक्स होता है। हाँ, अब देखिए ई सेल का मान कितना है, 40, जो कि गैल्वेनोमीटर में बताए। ई रेड का मतलब जहां पर अपचयन विभव होता है वहां पर अपचयन विभव लेते हैं। तो देखिए, हाँ, अभी अपचयन किसका हुआ है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का हुआ है, तो इसका जो अपचयन विभव होता है वो कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। माइनस इसका हमें ज्ञात करना है ई ऑक्स। तो देखिए, यदि मैं 0 में से माइनस ई ऑक्स को माइनस करूंगा कितना मिलेगा, माइनस ई ऑक्स करूंगा, और यहाँ से यदि मैं ई ऑक्स का मान निकालूंगा तो ई ऑक्स का मान कितना हो जाएगा आपका, माइनस 40 हो रहा था। अर्थात मैंने मानक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या कर लिया, मैंने जो जिंक की छड़ होती है उसका इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर लिया। और क्या ऐसे कर पाया, क्योंकि देखिए जो आपका ई रेड है वो क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव क्या माने हैं, 0 मान लिया। इसमें मैंने ई रेड के स्थान पे 0 रख दिया। और देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने कैथोड की भांति व्यवहार कर लिया। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, अब मुझे ज्ञात करना है आपका, मैंने जिंक की छड़ का तो ज्ञात कर लिया, अब मुझे ज्ञात करना है कॉपर की छड़ का। तो वही प्रोसेस करेंगे हम। ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट का विलयन, और यहाँ पर ये हो गई आपकी कॉपर की छड़। किसकी छड़ हो गई, कॉपर की छड़ हो गई। अब यहाँ हम ले लेंगे बेसिकली, यहाँ हम क्या ले लेंगे आपका, बेसिकली जो मैंने अभी ज्ञात किया हो, वो किसका ज्ञात किया हो, मैंने अभी ई ऑक्स का मान ज्ञात किया हो, -40। अब हम क्या करेंगे, ई रेड का मान ज्ञात करेंगे, अर्थात इसका मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि कॉपर का क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन की छड़ ले लेंगे। यहाँ पर क्या भरा हुआ है आपका, HCl भरा हुआ है। दोनों क्या है, लवण सेतु द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। दोनों एक तार के द्वारा इस प्रकार से आपस में क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं गैल्वेनोमीटर द्वारा। अब क्या होगा, जो आपका यहाँ पर ये काय की छड़ आपकी हाइड्रोजन की, हालांकि हाइड्रोजन छड़ नहीं, लेकिन हमने इस प्रकार से व्यवस्था की है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगी, तो हाइड्रोजन क्या करेगी, जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर देगी और 2H+ के रूप में कहाँ पे आ जाएगी, विलयन में आ जाएगी। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ रह जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है तार के द्वारा कहाँ पर जाएंगे, इसके पास आएंगे। अब जो आपका CuSO4 में जो CuSO4 तो भागों टूट जाएगा, Cu2+ SO4 2-। तो यहाँ से Cu जो 2+ है वो जाएगा इस छड़ पर और क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ चुके हैं, तो जो धारा का प्रवाह होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से होगा। और जैसे धारा का प्रवाह स्टार्ट होना हुआ तो ये जो गैल्वेनोमीटर क्या बता देगा आपको, ई सेल का मान बता देगा। हाँ, तो जो ई सेल का मान आपको प्राप्त हुआ है, इस बार कितना प्राप्त हुआ है, 40 प्राप्त हुआ है। तो देखो ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, बेसिकली ई रेड माइनस ई ऑक्स। कितना होता है, ई रेड माइनस ई ऑक्स होता है। हाँ, अब देखिए ई सेल का मान कितना दिया, 40। ई रेड क्या होता है, इसका विभव, जिसका अपचयन होता है उसका विभव, इसका मान तो हमें ज्ञात करना है। माइनस क्या आपको ई ऑक्स का मालूम है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो और जो आपका ऑक्सीकरण है वो किसका हो रहा है, आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हो रहा है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव माना जाता है वो कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। तो यहाँ जो आपका ई ऑक्स का मान हो गया वो कितना हो गया, 0 हो गया। तो ई रेड -0 कितना हो जाएगा, आपका ई रेड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ई रेड का मान कितना प्राप्त हो गया, 40 प्राप्त हो गया। ओके, तो इस प्रकार से मैंने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से जिंक का भी ज्ञात कर लिया, कॉपर का भी इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से इस संसार में जितनी भी ऐसी धातुएं हैं जिसका इलेक्ट्रॉन विभव में ज्ञात करना रहता है तो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ बातें हैं। ये संदर्भ इलेक्ट्रोड है, इसका विभव पहले से ज्ञात होता है, वो कितना होता है आपका, 0 होता है। हाँ, और आपने ये भी देख लिया कि एनोड की बातें किस प्रकार व्यवहार करता है और कैथोड की बातें किस प्रकार से व्यवहार करता है। हाँ, अब देखिए आपको एक बात समझना है, वो बात ये है कि देखिए जब आपका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHEB कहते हैं। क्या कहते हैं, SHEB कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। तो देखिए जब आपका SHE किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया देता है वो देता है इस प्रकार की अभिक्रिया। H2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और 2H प्लस के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब यदि आपका जो SHE है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, कैथोड की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, कैथोड की भांति। तो क्या होता है, जो 2H प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेता है, आपका H2 बना लेता है। क्या बना लेता है वो आपका यहाँ पर H2 बना लेता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एनोड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है और कैथोड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, और इसी कारण से इसकी सहायता से हम किसी का भी क्या ज्ञात कर सकते, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते। एक क्वेश्चन है आपसे कि ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसके सापेक्ष हम किसी का भी विभव ज्ञात कर सकते। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको क्या आंसर देना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए ये वाली जो आपकी अभिक्रिया है इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए H2 लिख लिए, इसके बाद क्या लगाएंगे हम, सिंगल लाइन, एरो किस तरह की सिंगल लाइन करना है। उसके बाद क्या बन रहा है आपका 2H प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 2H प्लस लिख देना है और 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शाना नहीं है। अब देखिए जो H2 गैस है वो कहाँ पर एकत्रित हुई है, प्लेटिनम की प्लेट पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लेटिनम, यहाँ पर लगा देना है कॉमन। तो हम ये वाली अभिक्रिया को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्लेटिनम H2। देखिए जो आपकी H2 है वो क्या आपकी गैस है, तो यहाँ पर भी गैस कर देंगे, और जो 2H प्लस है वो कब बनेगा, वो बनेगा जब अभी ये विलयन में जाएगा, तो इसे हम AQ लिख सकते हैं, अर्थात एक्वस। इसी प्रकार से ये भी एक्वस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, आपकी गैस हो जाएगी। तो H2 गैस प्लेटिनम के पास है, H2 गैस कहाँ पर एकत्रित है, प्लेटिनम के पास है, इसलिए हमने क्या किए, H2 लिखे, सिंगल लाइन, 2H प्लस बनाए, 2H प्लस क्या है आपका एक्वस है, 2H प्लस क्या है आपकी एक्वस है। उसके बाद यहाँ पर कोष्टक में आपको क्या लिख देना है, जो इसकी सांद्रता है, 1 मोलरता है, तो वो भी लिख देना है। तो ये वाली जो आपकी अभिक्रिया है जब हमने लिखे थे यहाँ पर, तो उसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं इस अभिक्रिया की, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2H प्लस, इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाना, सिंगल लाइन लिख दो, उसके बाद H2 क्या है आपकी गैस है, ये क्या है आपका एक्वस में पाया जाता है। अब देखिए H2 गैस कहाँ पर एकत्रित थी, प्लेटिनम की प्लेट पे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्लेटिनम लिख देंगे, अर्थात Pt लिख देंगे। उसके बाद देखिए जो आपका 2H प्लस की जो सांद्रता थी C, वो कितनी थी, 1 मोलरता थी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 मोलरता लिख देंगे। ओके, तो इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी संरचना, इसके चित्र, इसकी कार्यविधि, किस प्रकार से कार्य करता है, एनोड की बात किस प्रकार करता है, कैथोड की बात किस प्रकार व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी संरचना सचित्र समझाइए। कार्यविधि बहुत ही रेयर पूछी जाती है, अधिकतर क्या पूछी जाती है, इसकी संरचना, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और इसका चित्र पूछा जाता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।